हर एक सांस पर हम आगे बढ़े चलेंगे, वह लक्ष्य सामने है, पीछे नहीं टलेंगे। बात करते हैं रामनरेश त्रिपाठी जी की। इसके दूसरे खंड में हम इसके काव्य खंड के बारे में बात करते हैं। देखते हैं काव्य खंड में रामनरेश त्रिपाठी जी ने कितने बारीकी से प्रकृति के सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण किया है। पूर्व ज्ञान से जोड़ना, जो हमने इसका पहला भाग किया था, कवि परिचय और पाठ का सार, इससे इस दूसरे सत्र को जोड़ने का प्रयास करते हैं। इससे पहले आपने कवि रामनरेश त्रिपाठी के जीवन परिचय के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। हिंदी साहित्य में रामनरेश त्रिपाठी के योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस कविता पथिक का सार समझकर पाठ की विषय वस्तु को समझने का प्रयास किया है। इसके बाद हम पाठ की विषय वस्तु को गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। अधिगम प्रतिफल, इस सत्र में हम क्या सीखेंगे? इस सत्र के लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे? इस सत्र के उपरांत आप जान पाएंगे कविता में वर्णित प्रकृति के सौंदर्य को अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर पाएंगे, कवि की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का विश्लेषण कर पाएंगे, काव्य पंक्तियों के भाव पक्ष को स्पष्ट कर पाएंगे, कविता के सौंदर्य और शिल्प पक्ष को स्पष्ट कर। शिक्षण विधि और पाठ की व्याख्या हम किस तरह से करेंगे, ये आप देख सकते हैं। शिक्षक के द्वारा पाठ का उच्च स्वर में पठन करना और छात्रों के द्वारा उस उच्चारण एवं पठन शैली को ध्यान से सुनना, कविता के पदों की व्याख्या करना, कविता को हृदयंगम करने की क्षमता को विकसित करने के लिए कविता को ध्यान से सुनना, छात्रों के द्वारा कविता से संबंधित अपनी जिज्ञासाओं का निराकरण करना, कठिन शब्दों के अर्थ बताना, छात्रों द्वारा पठित पदों में होने वाले उच्चारण एवं अशुद्धियों को दूर करना, कविता में आए व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। व्याकरण के इन अंगों के नियम, प्रयोग एवं उदाहरण को अभ्यास पुस्तिका में छात्रों के द्वारा लिखा जाएगा। तुकांत शब्दों का प्रयोग, रस, छंद, अलंकार का ज्ञान और काव्य सौंदर्य का ज्ञान दिया जाएगा। अब विस्तार से इस पाठ देख रहे हैं आप। चित्र में बादल हैं, सूर्य के सामने नृत्य करते हुए बादल, मंडराते हुए बादल, बादलों का सुंदर दृश्य, यही प्राकृतिक सौंदर्य कवि को अपनी निज माया से बांध। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ विचरूं यही चाहत मन में है, यही चाहत मन में है। इसकी व्याख्या है, प्रस्तुत कविता में पथिक कह रहा है कि मेरे सामने सूर्य और बादलों का समूह है, जिनके सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है मानो बादलों की मंडली नित नए और रंग बिरंगे रूप बनाकर सूर्य के सामने नाच रही हो। नीचे नीला समुद्र है और ऊपर नीला आकाश है। ऐसे में मेरा मन करता है कि मैं बादलों के बीच बैठकर आनंद विहार करूं। इसमें विशेष है, प्रकृति का सौंदर्य मनोरम है, सूर्य के सामने रंग बिरंगे बादलों के नित्य बदलते रूपों में नृत्य करती स्त्रियों की कल्पना की गई है और ये कल्पना आनंदमयी है। मानवीकरण अलंकार से कविता सजीव बन गई है। दृश्य हम देखते हैं समुद्र का मनोहारी, रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। व्याख्या, कवि कहता है कि मेरे सामने समुद्र गर्जन तर्जन कर रहा है तथा साथ ही मलयगिरी से बहने वाली सुगंधित हवाएं बह रही है। हे प्रिय, इन्हें देखकर मेरे मन में यह उत्साह सदा भरा रहता है कि मैं इस विशाल विस्तृत और महान सागर रूपी घर के
कोने कोने में जाऊं और उनकी लहरों पर बैठकर जी भर के उसमें विहार करूं। इसमें विशेष शिल्प सौंदर्य है, प्रकृति का रमणीय वर्णन हुआ है। एक और समुद्र का गर्जन, दूसरी ओर सुगंधित हवाएं, इनमें विरोधाभासी सौंदर्य है। रत्नाकर का मानवीकरण किया गया है, जिनसे काव्य में सजीवता आ गई है। रत्नाकर का अर्थ है समुद्र। अगला दृश्य हम देखते हैं, सूर्योदय का सुंदर दृश्य। निकल रहा जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। व्याख्या इसकी, पथिक कहता है, देखो सामने समुद्र की सतह पर सूर्य की अधूरी छवि उभर रही है, अर्थात आधा सूर्य समुद्र के तल पर है तो आधा समुद्र के अंदर या उसकी ओट में। उसके सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो यह लक्ष्मी के स्वर्णिम मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो, अर्थात समुद्र लक्ष्मी का सुनहरा मंदिर प्रतीत होता है और सूर्य उज्जवल कंगूरा। ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी की सवारी को इस पुण्य भूमि पर उतारने के लिए स्वयं समुद्र देव ने बहुत सुंदर स्वर्णिम मार्ग बना दिया। इसमें विशेष है शिल्प सौंदर्य है, कवि की कल्पना शक्ति का चमत्कार दर्शनीय है। उसके मन में भांति भांति की भव्य कल्पनाएं आ रही हैं। कवि एक ओर सूर्योदय वेला के समुद्र को देखकर मुग्ध है, वहीं दूसरी ओर वह लक्ष्मी के प्रति भी श्रद्धावनत है। समुद्र में सूर्य की उज्जवल रश्मि रेखा को देखकर उसे लक्ष्मी की सवारी के लिए बनाई गई सड़क कहना बहुत मनोरम कल्पना है। उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला दृश्य हम लहरों का देख रहे हैं, लहरों पर लहरों का आना। लहरों पर निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। इसकी व्याख्या होगी, देखो सामने समुद्र निडर होकर दृढ़ता पूर्वक बड़े गंभीर भाव से गरज रहा है, मानो उसे किसी का भय नहीं है। समुद्र में एक लहर पर दूसरी लहर चली आ रही है। यह दृश्य बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। पथिक अपनी प्रिया को संबोधित करता हुआ कहता है, हे प्रेममयी मंगलमयी प्रिया, तुम इस सौंदर्य को अपने हृदय से अनुभव करो और बताओ कि इस संसार में इस सौंदर्य से बढ़कर भी कोई सुख है। नहीं, इस प्राकृतिक सौंदर्य का कोई मुकाबला नहीं है। इसका शिल्प सौंदर्य होगा। इसमें संबोधन शैली के कारण यह काव्य सजीव बन पड़ा है। कवि प्राकृतिक सौंदर्य और प्रिया के सौंदर्य में से प्रकृति को अधिक सुंदर मानता है, इसलिए वह अपनी प्रिया को भी उसमें लीन कर लेना चाहता है। समुद्र में उमड़ती उठती लहरों का चित्रण सुंदर, अत्यंत सुंदर, सजीव और मनोहारी बन पड़ता है। विशेष संवाद यानी हॉट स्पॉट्स, मुख्य बिंदुओं की व्याख्या। इसके ध्यातव्य महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, कवि प्रकृति के किस सुंदर रूप पर मोहित है। समुद्र की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। सूर्योदय को देखकर कवि के मन में कौन कौन सी कल्पना आती हैं। कवि अनुराग भरी कल्याणी कहकर किसे संबोधित कर रहा है, वह अपनी प्रिय को क्या कहना चाहता है। मुख्य आकर्षक बिंदुओं का प्रवाह चित्र इस प्रकार होगा। प्रकृति का यह सौंदर्य मनोरम है। सूर्य के सामने रंग बिरंगे बादलों के रूप में नृत्य करती स्त्रियों की कल्पना की गई है। कवि की कल्पना शक्ति दर्शनीय है। उसके मन में भांति भांति की बहुत सारी कल्पनाएं आ रही हैं। कवि एक और सूर्योदय वेला के समुद्र को देखकर मुग्ध है, वहीं दूसरी ओर वह लक्ष्मी के प्रति भी श्रद्धावान है। समुद्र में उमड़ती उठती लहरों का चित्रण अत्यंत सुंदर, सजीव और मनोहर। इसका मूल्यांकन इस प्रकार होगा।
पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है, बादलों और समुद्र को देखकर कवि के मन में क्या इच्छा जागृत होती है, लक्ष्मी के स्वागत के लिए सागर ने क्या किया, और अंतिम कवि पक्षी और फूलों के माध्यम से क्या कहना चाहता है। इसके दूसरे भाग में इतना ही। फिर तीसरे भाग के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।